नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में बीएससी की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। 13 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को ही इस पर फैसला लेना है। तो वहीं रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। विधानसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि सभी को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का है। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी, वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठ पाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं निभा। देखिए, ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है। और 15, 16 को 17 को छुट्टी रहेगी, फिर 18 तारीख को हमारा बजट का आखिरी दिन होगा। तो ये सारा तय हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुई है कि जितने भी विधायक हैं और खास तौर से जो नए लोग हैं, उनको जरूर से जरूर बोलने का अवसर मिले। उसके साथ साथ कल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का सभी विधायकों का ट्रेनिंग हरियाणा निवास में तय की गई स्पीकर साहब के द्वारा। और ये नए लोगों को सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, क्योंकि नोवा पैड हमारा विधानसभा के सिस्टम में है। सभी लोग उसको शायद अभी ऑपरेट करने की स्थिति में नहीं होते। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग हम उनको देंगे। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके, और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले इस हाउस के अंदर। बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मंगलवार शाम को 5 बजे विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें हरियाणा के विधायकों को सदन की कार्रवाई से रूबरू कराया जाएगा। इसी के साथ विधायकों को सदन में काम करने के तौर तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। हरियाणा निवास में शाम 5 बजे वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विधायकों को सदन की कार्रवाई के तौर तरीके समझाए जाएंगे। सदन में काम करने की कार्यप्रणाली की जानकारी विधायकों के साथ साझा की जाएगी। शाम 5 बजे हरियाणा निवास में विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य विधायकों को सदन की कार्रवाई से अवगत कराना होगा। वर्कशॉप के दौरान सभी विधायकों को काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस अधिकारी सीजी रजनीकांतन को मानव संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन, सेंटर एग्जामिनेशन कमेटी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और आईएएस अधिकारी आदित्य दहिया को हरियाणा सरकार ने विशेष सचिव, पर्सनल ट्रेनिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव का पदभार दिया है।
विधायक आफ्ताब अहमद का बयान सामने आया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने वैसे तो पूरे हरियाणा में सरकारी शिक्षा प्रणाली को नुकसान किया है, लेकिन नूंह क्षेत्र में इसका ज्यादा असर दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद चौधरी खुर्शीद अहमद ने 1980 के दशक में एक नई सोच के तहत 7 मॉडल स्कूल बनवाए थे, जिनमें से करीब 9000 बच्चे सीबीएसई से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने मेवात विकास बोर्ड की बैठक में उन स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया, जिसे अब शिक्षा विभाग ढंग से नहीं चला पा रहा है और इसी के कारण नुकसान हो रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि वो नूंह में एक विद्यालय में पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वैसे तो पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खासतौर पर नूंह में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तस्वीरें नूंह से हैं, जहां विधायक विद्यालय पहुंचे हुए थे। रेवाड़ी के बावल स्थित कटला बाजार में सुबह सवेरे उस वक्त व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया जब बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाठी डंडों से न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि वहां 2 राउंड फायर कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूट कर ले गए। इसका ज्वेलरी मालिक के बेटे ने विरोध किया तो उसके पैर में भी बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सांप चका कर दिल मच गया तो बड़ा बड़े, अरे भाई मुझे तो निकल जान दो, मतलब सब किन पार्ट लिया का छोड़ दिया, 3 बार बेटा खूब मारे पकड़ लिया हर गोली तोड़। तो माँ अपनों भी कमी छीन लियो। मेरा कांदा का था वो तो जाए तो यो लेके तोड़ लेता वो लेके। अच्छा हाँ। चरखी दादरी पुलिस ने खेतों से एल्यूमीनियम के पाइप और नोजल चोरी करने की गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले दिनों जिले के किसानों की शिकायतें मिल रही थी, उनके खेतों से एल्यूमीनियम पाइप और नोजल चोरी हो रहे हैं। एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पिछले काफी दिनों से किसान भाइयों का कृषि यंत्र खेतों से चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए थे। अपनी टीम के साथ गश्त पर थे तो बलकरा की बनी में 5 लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले। जब उनसे पूछताछ की, उनके पास से एक गाड़ी भी थी, छोटा हाथी, तो उनसे जब पूछताछ की, छोटा हाथी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुछ रस्सा, आरी, कटर जो कृषि यंत्र को चोरी करने के लिए काम आते थे वो इनसे बरामद हुए। जब इनसे अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो इन्होंने दादरी जिले में 8 वारदातें चोरी की करनी बताई। फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा के गांव में बिछाई जा रही भारत पेट्रोलियम कर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल पाइपलाइन को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान तेल कंपनी से अपनी जमीन का हक 40% मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों को 10% दे दिया है। तेल पाइपलाइन कई गांव से होते हुए जेवर तक पहुंचेगी। वहीं डीग गांव के रहने वाले राधेश्याम ने इसका विरोध किया। बीपीसीएल वालों ने राधेश्याम के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दी है। ये थानों में ये जो बीपीसीएल की जो लाइन जा रही है प्याले से और जेवर परियोजना के लिए पाइपलाइन की तेल वाली, इसमें किसानों के खिलाफ इन्होंने सदर थाना बल्लभगढ़ में एक एप्लीकेशन दे दी है कि भाई हमको काम नहीं करने दे रहे हैं।
और सरकार के राजपत्र में ये लिखा हुआ है कि बाजार का बिक्री मूल्य का 40% हमको मुआवजा मिलना चाहिए। और भिवानी में एक लाइन निकल रही है, गोहाना में भी लाइन निकल रही है, वहाँ किसानों को 40% मुआवजा दिया जा रहा है और उसके बावजूद वे 40% से भी और बढ़ा के वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये राजपत्र में लिखा हुआ है। डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया है। यहाँ आज इन्होंने थाने में किसानों के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, तो इसलिए इसी संदर्भ में किसान इकट्ठे होकर ये थाने में पहुंचे हैं। एक जेवर एयरपोर्ट के लिए प्यालास बीपीसीएल से एक लाइन जा रही है पेट्रोल की, जिसमें 20 गांव की जमीन है। तो बीपीसीएल वाले इन जमींदारों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। भारत के 2012-13 के राजपत्र में 40% बाजार मूल्य का लिखा गया है, लेकिन ये लोग 20% कलेक्टर रेट का दे रहे हैं। और 1961-62 के एक्ट को लेकर के ये चल रहे हैं, जबकि 1961-62 के एक्ट में भी बाजार मूल्य का लिखा गया है, ना कि कलेक्टर रेट का। और अब ये जबरदस्ती हम लोगों से लाइन ले जा रहे हैं। हमारी लेडीजों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं इनके ठेकेदार, इनके कर्मचारी। हमसे भी लड़ने उठने के लिए तैयार होते हैं। जब हमने इनको रोकने का प्रयास किया है तो फिर ये लोगों ने अब कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है। का ये इसका पाइपलाइन का काम चला हुआ है, इसको काम को रोक रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से उसकी दरखास्त मिली है हमें, वे काम को रोक रहे हैं। किसान क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह बताइए? मुआवजे को लेकर रोक रहे हैं। तो बुलाए हैं, किसानों से बातचीत की है? वो बुला रखे हैं, आए उनके साथ में राधे श्याम साथ में किसान भी आ रहे हैं और शिकायतकर्ता वो भी आ रहे हैं। कोई पूछताछ में कोई बात सामने आई है? अभी सामने नहीं आई, बातचीत चल रही है। किसान कह रहे हैं कि हमारा जो उचित मुआवजा है वो नहीं दिया है, हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वो बातचीत चल रही है, जो वो तो अधिकारियों का काम है। वो तो आपको जो शिकायत मिली उस पर क्या कुछ जो है वो अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ कर रहे हैं हम। खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले के भूपानी क्षेत्र के गांव बदरपुर सैद में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में अपने 2 बच्चों सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पति राहुल ने बताया कि करीब 12 बजे जब वापस आया तो उसने देखा कि कमरे का गेट अंदर से बंद है। करीब 20 से 25 मिनट तक कमरे का गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। तो वहीं भूपानी थाना प्रभारी नरेश कुमार ने इस मामले को लेकर के बताया कि उन्हें सूचना डायल 112 की टीम ने थाने में सूचना दी थी। मौके पर जाकर देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। सिपाहियों की मदद से गेट को खुलवाया गया। जब गेट खुला तो महिला फंदे पर लटकी हुई थी। 2 बच्चे मृत अवस्था में थे। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। महिला ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, बच्चों की मौत कैसे हुई, यह भी जांच का विषय है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब सब कुछ सामने आ जाएगा। हालांकि ये सब लोग बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं। मृतक का पति राहुल यहाँ पर किसी निजी कंपनी में काम करता है। फरीदाबाद से है, जहां एक घर से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली, तो वहीं 2 बच्चों के भी शव बरामद किए गए हैं। मृतका का पति जब अब काम से वापस लौटा तो गेट ना खुलने पर उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाहियों ने गेट का दरवाजा खोला। गेट का दरवाजा खुलते ही देखा कि महिला का शव फंदे पर लटका हुआ है और 2 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। हालांकि महिला ने ऐसा क्यों किया, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर बच्चों की जान कैसे गई। खबर नीलोखेड़ी से है, जहां लल्याड़ी रोड पर चौपाड़ी के पास महाविद्यालय के बस और स्कूटी की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में राइस मिल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायल अवस्था में राइस मिल कर्मचारी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर किया। तो वहीं जानकारी के मुताबिक गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन थली की बस बच्चों को लेकर महाविद्यालय की तरफ जा रही थी और लल्याणी की तरफ से राइस मिल कर्मचारी राजेंद्र काम पर जा रहा था। चोपड़ी के पास बस और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हो गई। तो वहीं राइस मिल कर्मचारी राजेंद्र 25 वर्षीय निवासी झारखंड के सिर में गहरी चोट लगी है। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भिजवाया है। पुलिस जांच अधिकारी जसविंदर सिंह ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल सड़क हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है।
अभी ये स्कूल बस थी और साइड से सामने से कोई सेलर मदा मुलाजिम आ रहा था, हमने सामने से टक्कर हुई है। डायल 112 फोन आया था, अभी मौके पे पहुंचे हैं, जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। कोई पहचान है सर? डेथ हुई है? अभी डेथ नहीं हुई, अभी वो हॉस्पिटल में गए हैं, तो देखते हैं क्या रहेगा। गंभीर है हालत गंभीर बताइए। स्कूल की बस है सर? ये स्कूल है गुरु ब्रह्मानंद स्कूल है। ऐसा था जी, राइस मिलों में जीरी की गाड़ियां आती हैं और जो कि कई बार हमने इन मिल वालों को बोल दिया भी अपनी गाड़ियां जो भी आपके मिल में जीरी की गाड़ियां आए उनको कृपया अंदर ले लें, पर ये कई बार समझाने के बावजूद भी मिल की गाड़ियां बाहर सड़क पे खड़ी रहती हैं। जब जीरी की गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहेंगी तो जगह नहीं रहती। जैसे ही ये स्कूटी वाला तरावड़ी की साइड से आ रहा था और बस इधर से तरावड़ी की तरफ जा रही थी। आईपीएस सुमित कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि अधिकारी चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी महिला के साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। केस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, वो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है और महिलाएं भी हमारी पुलिस वाली। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक अधिकारी को बचाने के लिए, क्योंकि वो उच्च अधिकारी है, 8 महिलाओं की बलि दी जाए, और वो भी वर्दी वाली महिलाओं की। इसलिए जो एसआईटी गठित है, एक होनहार ऑफिसर बनाई गई है ममता करन, हमने आज उनको भी लिखा है कि आप हमें 2 दिन के अंदर 2 वर्किंग डेज में अपनी रिपोर्ट जमा करें कि आपने क्या एसआईटी गठित होने के बाद इंक्वायरी की, आप किस नतीजे पे पहुंचे। और हमें जो 2 क्लू मिले हैं, उसके बाद उनकी वो देखने के बाद रिपोर्ट, हम उन 2 क्लूज के बारे में उनको बोलेंगे। खबर भवानी खेड़ा से है, जहां लाला चतुर्भुज सामान्य अस्पताल में सुबह ही विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने स्वास्थ्य सेवाओं का छापा मारकर जायजा लिया। विधायक के छापा मारने की खबर से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़बड़ाहट साफ दिखाई दी। हल्का विधायक ने वार्ड की सुविधाओं, इमरजेंसी की सुविधाओं और दवाई वितरण खिड़की का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को भी कोई समस्या न आने दी जाए, आम जनता के साथ बुरा बर्ताव न किया जाए। यहाँ जो भी मरीज आए उसको संतुष्टि होना हमारा पहला लक्ष्य है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य पर्ची के लिए लाइन में लगे लोगों से भी सुविधाओं को लेकर बातचीत की। आज एमएलए साहब हमारे हॉस्पिटल में, वानीखेड़ा हॉस्पिटल में आए। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जो है, लेबर रूम का, एक्सरे रूम का, लैब का और डॉक्टर्स इमरजेंसी का जो है निरीक्षण किया, और उन्होंने हमें कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बोला, ताकि मरीजों को, जो आमजन को, यहाँ आने वाले आमजन को किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, दवाइयों की, एक्सरे की, इमरजेंसी सेवाओं की। तो सर ने हमें कुछ बताई कमियां, जो हम अपनी दूर करेंगे। और हमने भी जो है एमएलए साहब को अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने हमें वायदा किया कि वो हमारी सारी जो है डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की कमी पूरा करेंगे। देखिए, हमारा वानीखेड़ा के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बड़ी बेहतर सुविधा बनाने का लक्ष्य जो बनाया हुआ है। आज उसको उनके दिशा निर्देश पे मैं आज वानीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ मैंने व्यवस्थाओं की जांच की है और कर्मचारियों की भी। तो जो खामी थी उन्होंने बताई है, उनको पूरा कराने का काम करूंगा। और जो व्यवस्था फैलाने वाले यहाँ डॉक्टर है या कोई भी कर्मचारी है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। नूह में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई हो या चाहे आजादी के बाद देश की शिक्षा की बात हो, देश की कुछ संस्थाओं को स्थापित करने की बात हो, उसमें अहम योगदान रहा है। इसके साथ ही विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि उन्होंने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी पल्ला के सैटेलाइट कैंपस में दौरा किया। वो यहाँ से सांसद रहे थे। कांग्रेस के शासनकाल में सरकार ने रीजनल सेंटर स्थापित करने की बात कही थी। उसमें बच्चों को उर्दू बीएड
डिस्टेंस एजुकेशन डिप्लोमा की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की 136वीं यौम पैदाइश है। हम अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से और अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसी के अनुरूप जो शिक्षा के जगत में उन्होंने, चाहे IIT हो, IIM हो, जो आजाद भारत के बाद जो उन्होंने शिक्षा की नींव रखी थी, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, आज हम देख सकते हैं कि हमारे कांग्रेस की सरकार में भी हमने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का एक सब रीजनल सेंटर नूह में बनवाया था। आज यहां हमने उसका निरीक्षण करा। जगमाल वाली लोगों का कहना है कि जो विवाद पैदा हुआ था वो अफवाह की वजह से हुआ था। अब पहले की तरह डेरा में आकर सेवा सिमरन करेंगे। बता दें कि मस्तान शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली में महाराज बीरेंद्र सिंह से जगमाल वाली गांव के गणमान्य लोगों ने मुलाकात की। इनमें ज्यादातर लोग वो भी थे जो 1 अगस्त को गुमराह होकर विवाद में शामिल हुए थे। इन लोगों ने मुलाकात से पहले डेरे में वसीयत और पूज्य महाराज वकील साहब से जुड़े वीडियो और संबंधित रिकॉर्ड भी देखे। रिकॉर्ड देखने के बाद महाराज बीरेंद्र सिंह के दर्शन किए और कहा कि लोगों ने अफवाह फैलाकर उन्हें गुमराह कर दिया, जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। डेरा जगमाल वाली को लेकर हमेशा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ था। लगातार डेरा प्रमुख विवादों में चल रहे थे, तो वहीं अब सारे विवाद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। मेवात जिले के फिरोजपुर झरका थाना क्षेत्र में रनियाला गांव में रास्ता रोककर एक युवक के साथ मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों से जानकारी मिली के अनुसार पीड़ित असलम अलवी लाहाबाज गांव का रहने वाला है। पीड़ित की बेटी अलवर के एक अस्पताल में भर्ती है, जो रविवार को सुबह कुछ पैसा लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही वो रनियाला गांव के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ दबंगों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित पर लाठी डंडों से हमला भी किया गया। ये देख ग्रामीण जुटे और पीड़ितों को दबंग के चंगुल से छुड़वाया, जिसके बाद डायल 112 पर शिकायत दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाई एक उगरवाड़ी के मतलब गांव में उसको बहुत मारा पीटा है और इतना मारा कि उनने तो मार के छोड़ दिया हुआ। जब वो गांव वालों ने पता चली, महजिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते भागे, कुछ औरत आई बेचारी तो इसको बचाया। उनने तो इतना बहरे से मारा है कि इसको तो अधमरा कर दिया बिल्कुल, और इसकी छाती में, चूतड़ पे और सिर में इतना जबरदस्त लाठी मारी है कि जो 4 थे 6 थे, कैग थे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये रोड पे जा रहा, 2 मोटरसाइकिल इनके पीछे है। जी मैं घर से अलवर जा रहा था, लड़की को मेरी एडमिट थी तो उसे देखने के लिए। तो मैं जैसे घर से जब निकला, जो नरियाला गांव है वहां से जब क्रॉस हुआ तो मेरे पीछे से कुछ दो मोटरसाइकिल लगी थी मेरे पीछे। तो उन लोगों ने उनने मुझे गाली दिया, रोक रोक रोक। मैं घबरा गया। तो आगे जाके उन लोगों ने मुझे हीरवाड़ी में आके नहीं मुझे मारा, लाठी मारी, मेरे जावड़े में लाठी दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया और कुछ पैसे थे वो निकाल लिए और वहां मुझे तो अधमरा छोड़ के चले गए थे, यानी कि मर गया ये। फिर वहां हीरवाड़ी के कुछ लोग आए, उन लोगों ने मुझे बचाया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।